दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर महेश कुमार शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट सीकर से। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बारे में। कोरोना महामारी हमारे बीच में अब बहुत नज़दीक में आ चुकी है। हम देखने में आ रहा है, मिलने वालों में, घर परिवार में, आस पड़ोस में, चारों तरफ इसी बीमारी के बारे में चर्चा है चारों तरफ ही। तो इस पेंडेमिक के अंदर हम अपने आप को कैसे बचाएं और क्या करें, इसके लिए हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो पेशेंट को टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर रख सकते हैं और एक आजकल नॉन कॉन्टेक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर भी आता है। उसके अंदर हमें एक तो टेम्परेचर मेजर करते रहना चाहिए कि हमारे कहीं फीवर तो नहीं आ रहा है। फीवर आने का मतलब 98 फोड़ने है टेम्परेचर रहना चाहिए। इससे ऊपर अगर 99 100 अगर आ रहा है तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है। ये सभी को रखना चाहिए। दूसरा, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये जो वायरस है, अब जो नया वेरिएंट आया है, नया म्यूटेंट होके नया जो कोविड का वेरिएंट आया है, वो बहुत ज़्यादा पहले वाले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये अपने लंग्स पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। बहुत कम समय मिलता है हमें अपने को संभालने के लिए, तो अपने को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। इसमें थोड़े से सिम्टम आते ही हमें क्या करना है कि अपने नज़दीकी फिजिशियन से, डॉक्टर से सलाह करनी है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। बुखार आए, शरीर दर्द करे, जुकाम, सर्दी जुकाम, नाक बहना, थकान, ऐसे सिम्टम किसी को भी आते हैं, क्योंकि ये महामारी इतनी हद तक बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर हम देखें कि 10 लोगों का एग्जाम्पल, अगर उनको सर्दी जुकाम के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं 7-8 लोगों में ये कोविड ही हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम अगर आए तो नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र जा करके इसकी कोरोना की जांच कराएं और अपने फिजिशियन से मिल करके इसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और ट्रीटमेंट लेने का मतलब टाइम का मतलब बर्बादी नहीं करें और तुरंत अपना इलाज चालू कर दे। डॉक्टर अगर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सजेस्ट कर सकता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई एजिथ्रोमाइसिन को प्रेफर करता है, कोई की चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन होती है। तो कोई भी एक एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए लें और साथ में, लेकिन कंसल्ट अपने डॉक्टर से करके ही लेना है। दूसरा, फीवर के लिए प्लेन पैरासीटामोल, जैसे कालबोल, डोलो 650 नाम से अवेलेबल है। तो ये अपने फीवर, क्योंकि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अगर टेम्परेचर 98 से अबो नहीं जाना चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए आप टेबलेट का 1 बार 2 बार दिन में सेवन कर सकते हैं। दूसरा, नाक बहना, थोड़ा एलर्जिक रिएक्शंस जैसे भी होता है तो साथ में मोन्टेर एलसी, जैसे मोनकिलोटास, लियोसेट्राजिन जैसी दवाई भी, एंटीहिस्टामाइन रात को ले सकते हैं अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर करके। और साथ में अपने टेम्परेचर को मेजर करते रहें। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कोविड के अंदर, आजकल हम देखने में आ रहा है, क्योंकि ये लंग्स पे अटैक करता है तो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डाउन होने लगता है। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो इजीली अवेलेबल होता है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखते रहना चाहिए। अपना नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है, जैसे कह सकते हैं 96, 97, 98, 99 तक ये नॉर्मल रेफरेंस रेंज होती है। और 90 से बिलो नीचे नहीं जाना चाहिए। 90 से नीचे जब जाता है तो हम रिस्क वाले फेज में आने लग जाते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं अगर 90 से नीचे अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जा रहा है तो आपका लंग्स में कुछ चेंजेस आने लग गए हैं, क्योंकि वायरस आपके लंग्स को अफेक्ट करने लग गया है। और ये जो नया वेरिएंट आ रहा है, इसमें एक चीज और देखने को आ रही है। पेशेंट का जो वायरस दूसरे स्टेज में जब फेज करता है, यानी कि शुरू के जो 5 दिन होते हैं उसमें बुखार आना और जैसे सांस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, किसी किसी को नहीं होती है। 5 दिन के बाद जो पेशेंट अपने आप को ठीक फील करता है कि मैं क्वाइट हैप्पी, मैं ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी वीकनेस जरूर है, उस फेज के अंदर एक हाइपोक्सिक, इसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिक, ये हैप्पी हाइपोक्सिया की कंप्लेंट पेशेंट करते हैं। उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन उनका ग्रेजुअली जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो ग्रेजुअली डाउन होते जाता है, होते जाता है। तो जो सेकंड 5 दिन के बाद जो कोविड होने के जो दूसरा फेज जो आता है, कोविड को नॉर्मली हम मानते हैं कि ये 2 फेज में होता है। पहला फेज 6 दिन का और दूसरा फेज और 6 दिन का, यानी 12 दिन का। तो सेकंड फेज होता है, इसके अंदर पेशेंट को अपनी सेचुरेशन पे विशेष ध्यान। उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर तो बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन होने लग जाती है। उसमें हैप्पी हाइपोक्सिया के अंदर पेशेंट जाने लग जाता है। पेशेंट तो अपने आप को ठीक फील करता है, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो लापरवाही करता है। उस दौरान उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ग्रेजुअली डाउन जाने लग जाती है।
इवन ऐसा भी देखने में आया कि पेशेंट की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन 85-80 तक चली जाती है, पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। जब वो 80 से बिलो जाने लगती है तब उसे काफी समस्याएं होने लग जाती है। उस टाइम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। हो सकता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उसे आईसीयू में भी जाना पड़ता है। तो सेकेंड फेज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रेजुअली डाउन जाने लग जाती है। तो ऐसे दौर के अंदर ध्यान रखने के लिए 2-2 घंटे के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल चेक करने का आपका हाथ, इसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ग्रेविटी अगर आपका हाथ नीचे रहेगा तो ये ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो ये आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा बताएगा। ऊपर की तरफ होगा तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ये कम बताएगा। तो इसका हमेशा लेवल होता है कि आपकी अंगुली मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अंगुली के अंदर अंगुली आपकी पैरेलल हार्ट के लेवल में पैरेलल होनी चाहिए। पूरे अच्छे से हाथ क्लीन होने चाहिए, कोई तरह का ऑयल और नेल पेंट वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अंगुली को, इसको इंस्ट्रूमेंट को ओपन करके और अंगुली को अपना, जैसे एक लाइट दिखती है इसके अंदर, अपना अंगुली का ये हिस्सा उसके ऊपर आना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। और इसमें मेजर करते रहना चाहिए। जैसे कि ये रीडिंग आ जाती है, अपने को रीडिंग देखनी होती है, चेक करते रहते हैं। फिर अगर इसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा यूं है तो अपन, एक सबसे बेस्ट होता है कि आप लेफ्ट हैंड की और मिडिल फिंगर का यूज ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो एक्यूरेसी रहती है, इसके अंदर अपना ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो आप 2-3 अंगुलियों से चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कई बार लग रहा है कि अच्छी से रीडिंग नहीं आ रही, तो आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इनका बढ़ा सकते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद आप दोनों तरफ भी चेक कर सकते हैं। मिडिल फिंगर में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए अपन इससे इसका लेवल मेजर कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई केयर करने के लिए। दूसरी जो होती है प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को अपन कहते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो जाता है। और इसमें रिकवरी फेज के लिए अपने को हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आज के टॉपिक में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल जब डाउन होता है तब अपने को उसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। घरेलू तौर पे अपन इसको बढ़ाने के लिए अभी देखने में आ रहा है कि कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कभी बेड नहीं है, कभी, तो अपने को कोशिश ये करनी है कि हम लोग उस फेज में जाए ही नहीं। अपने को उस फेज तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपन उससे पहले ही रिकवर हो जाए, अपना ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते रहें। मेंटेन करने के लिए तो अपने डाइट का काफी अच्छा इम्पोर्टेंस होता है। अपने को जो बैलेंस डाइट लेनी होती है, संतुलित आहार लेना होता है, घर का बना हुआ गर्म खाना होना चाहिए। और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी अपने फूड में होने चाहिए, जैसे विटामिन सी। जो विटामिन सी नॉर्मली हमें नींबू में, मौसमी में, संतरे में, आंवले में मिल जाता है। गर्म पानी में नींबू डाल के उसका सेवन भी कर सकते हैं। दूध के अंदर हम हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं। घरेलू जो पेय हम दूध और चाय वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर काली मिर्च, लौंग और अदरक वगैरह की हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए मैं बता ही चुका, गर्म पानी में नींबू डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करें। दूसरा, सुबह की सनलाइट में एक्सपोजर में आए, सुबह की धूप में विटामिन डी भरपूर होता है, तो उस विटामिन डी का हम धूप के अंदर सेवन करें। और दूसरी चीज हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जो भी वो भी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम आता है। तो बी कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम अच्छे फलों का यूज करें, ताज़ा फलों का। दूसरी चीज जो है, अनाज जो हम बदल के खाना चाहिए। दूसरा, अनाज जो मोटा गरगरा पिसा हुआ होना चाहिए, ये कर सकते हैं। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स का भी रोल काफ़ी अच्छा है। बीन्स का, ड्राई फ्रूट्स का, जैसे अखरोट, बादाम वगैरह हुए, इनसे में प्रोटीन भी मिल जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है। दूसरा, अपन देखने को आ रहा है कि जैसे जिंक का भी एक बहुत अच्छा रोल है अपनी रिकवरी में, डाइट में पोटेशियम और जिंक, जो हम इसके लिए ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट हो गए। दूसरा जो है, खजूर होता है, अंजीर होती है, मुनका होती है, इनका हम यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के लिए। कुछ हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें पैदल चलना चाहिए, थोड़ा हमें हल्के व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे नेक के, शोल्डर्स के मूवमेंट होने चाहिए हमारे, क्योंकि चेस्ट, हमारे ट्रंक के अंदर लंग्स सिचुएटेड होते हैं। तो लंग्स का एक्सपेंशन, पूरा एयर का अंदर इनटेक होना और बाहर निकालना, लंग्स का फेफड़ों का फूलना पूरी तरीके से, पूरा वापस से सिकुड़ना, पूरा फूलना, इस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। इससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल में, डाइट का इफेक्ट होता है, साथ साथ में एक्सरसाइज